क्लास 11 हमारा ड्राइंग का चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे आर्ट्स ऑफ द मौर्य पीरियड यानी कि मौर्यकालीन कला। इसमें हमारे जो मेन दो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थी मौर्यकालीन में, एक तो था लॉयन कैपिटल सारनाथ, सिंह शीर्ष मिला था जो कि सारनाथ में मिला था, और एक था यक्षिणी जो कि मिला था केदारगंज में। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 3 से मौर्यकालीन कला। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी और बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्य ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों की कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इसमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर ये बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एक कैमेलिनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों में से काफी भिन्न किस्म के थे। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों के कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए थे जिनमें उत्कीर्ण कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य समाज में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी जाती थी। सभी शीर्षाकृतियां हष्टपुष्ट है और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है और बिहार के बसरा, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि की गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिससे मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानव प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक भी है। ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों
और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीशाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए गए, यानी पत्थर के स्तंभ बनाए गए, वे स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृतिक प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्ति पाई गई है। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई है, यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। यह प्रतिमा की सतह चिकनी है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं के चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत यानी जो चट्टान को बनाई जाती थी गुफा, उसे शैलकृत कहते हैं, जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है, यानी मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरफ एक दीवार है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ के लिए संरक्षित की गई थी। लोमश ऋषि की इस गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं और प्रतिमाएं भी बनती रही। ये जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगढ़, वैशाली, वैद्यदीप एवं पावा, नेपाल की कपिल वस्तु, अलकतप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर तथा पिल्लीवान में स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की स्तरीय रचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिसे अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया था। नई चीजें भी लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेख साक्ष्य मिले जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके
पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों पर राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख किया जाता था, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए जिसमें कलाकारों या शिल्पकारों का नाम भी दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार का नाम और कोंडानी गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। यानी कि ऐसी दो जगह मिली है जहाँ पे कलाकार का नाम मिला है। कुछ अभिलेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्ण, स्वर्णगढ़, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षण के द्वारा के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया जाता है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। शीर्ष सारनाथ, ये इस तरह का है। आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपने कई बार देखी होगी। ये सारनाथ का स्तंभ है जिसमें 4 सिंह बनाए गए हैं जो आपस में पीठ को जोड़े हुए बैठे हुए हैं। और ये कहाँ भी प्राप्त हुआ है? सारनाथ में प्राप्त हुआ है और अशोक के समय बनाया गया था। ये वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ शीर्ष कहा जाता है, यानी रॉयल कैपिटल। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। यह सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग थे। पहला स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है, दूसरा है एक कमल घंटी का आधार, तीसरा उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं, चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां, और 5 एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यानी कि हमने जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके अंदर जो चक्र दिखाया गया है वो यहीं से लिया गया है। यह सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इन सिंह शीर्षों पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों पर विस्पर्य रेखाएं और होठों के अंत पर उनके फैलाव का प्रभाव ये दर्शाता है कि कलाकार अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। अयाल की रेखाएं तीखी है और उसमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता रही है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर भारी बोझ को पैरों पर फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 सारे और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई है। चक्र का ये स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला के धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच सीमित स्थान होने के बावजूद
कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक पर एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में ही जारी रहा है। ये है हमारा दक्षिणी दीदारगंज का जो मूर्ति पाई गई थी वो। इनकी जो मूर्ति है उसमें हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना, यानी कहाँ, ये दीदारगंज का है, पटना के दीदारगंज में मिली है। वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई है। यक्षिणी के दाहिने हाथ में चोरी पकड़ी हुई दिखाई गई है तथा दूसरा हाथ कटा हुआ है। इस प्रतिमा के रूप में माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। चेहरे पर कपोल, चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मासल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है, यानी गर्दन को छोटी बनाया गया है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट पर लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाई गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों के मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग पर भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर पर पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढका है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चोरी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है। परवर्ती शताब्दी में स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे प्रतिमाओं के अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनसे और कुछ नए मोड़ जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हमिर्क और छत्र होता है। ये भाग जो के त्यों हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों और मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है और उनके यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध के को प्रतीकों जैसे पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन चुका था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई है। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही है, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छदत जातक, विदुर पंडित जातक, लूलू जातक, सीबी जातक, वेस्तार जातक और शम जातक से है। मौर्यकालीन में हम सारा बुद्ध से ही रिलेटेड पढ़ा, हमने बुद्ध की ही प्रतिमाएं और उससे उनके चिन्हों का हमको मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि मौर्यकाल के समय बुद्ध पूजा ही की जाती थी, मतलब बुद्ध का ही बौद्ध धर्म ही प्रचलित धर्म था। तो हमारा चैप्टर 3 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है